Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2 की विविध प्रश्नमाला की। विविध प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला 2, इसकी अपन चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। 196 की अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल लिखिए। आपको बता दूं सन 2018 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चूंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 नामे 18, 1 बच गया, 6 उतारेंगे, 2 अंटे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 1 और 2 नामे 18। अब 49 में केवल 7 का भाग जाएगा, तो 7 7 49, फिर 7 का 1। इस प्रकार अपन देखें तो 196 के अभाज्य गुणनखंड अपने को प्राप्त होते हैं 2 × 2 7 × 7। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड अपने को घात के रूप में होंगे 2 की घात 2, 7 की घात 2। अब यहां लिखेंगे घातों का योगफल। घातों का योगफल, तो घातों का योगफल क्या होगा भाई, यहाँ पर 2 की घात कितनी है 2, प्लस 7 की घात भी कितनी है 2। केवल घातों का योगफल करना है, तो घातों का योगफल कितना हो गया 4। आंसर ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि अपने पास 2 संख्याएं हैं, तो उन दोनों संख्याओं पर आपको बताना है कि 2 संख्याएं दी हुई हैं, उन दोनों संख्याओं में एक संख्या को तो दर्शाया गया है किससे, m से, और उसका मान दिया हुआ है pq, और दूसरी संख्या अपने को दी है वो है n, और इसका मान अपने को दिया है p3q²। एक संख्या अपने को दी है pq3 जिसका प्रतीक है m, उसको m से शो किया है, pq3q² को n से शो किया है। यानी अब इनका अगर देखें अपन तो ये ना बोल करके अपन क्या बोलेंगे m और n। अपने को इसने कहा है m n का HCF बताइए। अब m और n का HCF बताने का मतलब है इन दोनों का जो मान है उन मानों का HCF बताइए। तो देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं m की, तो p/q, इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो p × q × q, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो सिंपल भी कर सकते हैं। n का मान कितना है pq² यानी 2 ही संख्या है, 2 ही डिजिट दे रखे p और q। तो इनका HCF निकालें तो HCF कोष्टक में क्या लिखोगे m n, यानी m और n का HCF। तो देखिए p और pq, यानी HCF में अपन क्या करते हैं मिनिमम पावर लेते हैं। तो p और p³ में कौन सा लेंगे, इसकी घात कुछ नहीं यानी कि 1 मानेंगे, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है। तो p1 और p³ में p1 आ जाएगा यानी कि p, और q³ और q², इसमें मिनिमम घात कौन सी है q², तो इसमें आ जाएगा q²। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि 95 तथा 52 का HCF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है 95 तथा 52 का HCF ज्ञात कीजिए। 95 और 52 का HCF क्या होगा, तो अपने पास 2 तरीके हैं, इनको अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और इसको अपन विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या 95
यहाँ ग्रेटर देन लगा देंगे, छोटी संख्या 52। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a का मान अपने को क्या दे रखा है, बड़ी संख्या 95, b का मान 52, q और r कब आते हैं, भाग देने पर, तो 52 का भाग किसमें देंगे, 95 में, तो एक बार ही जाएगा 52 एकम 52, कितना बचेगा यहाँ पर 3 और ये 4, तो भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना बचा 43। अब a और q को तो छोड़ देंगे, 52 और 43 में लेंगे, तो 52 आ जाएगा यहाँ पर नया भाज्य और 43 आ जाएगा नया भाज्य। अब 43 का भाग 52 में देंगे तो भी कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ क्या बचेगा 9 और यहाँ पर 0, तो भागफल आया 1 और शेषफल कितना बचा 9। फिर से a और q को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, नया भाज्य 43 और भाजक 9, तो 9 का भाग किसमें देंगे अब 43 में, तो 9 चौके 36, 9 पंजे 45 ज्यादा हो गया, 9 चौके 36, तो कितना बचेगा 7 और ये 0, भागफल आया 4 और शेषफल क्या बचा 7। अब a और q को फिर से छोड़ देंगे तो 9 और 7 में यहाँ क्या ले लेंगे, नया भाज्य 9 और भाजक हो जाएगा 7 इंटू 7 का भाग 9 में देंगे, 7 एकम 7, वही भागफल कितनी बार जाएगा, एक भागफल 1 ही और शेषफल 2। अब की बार a और q को छोड़ेंगे तो 7 और 2, तो 7 को ले लेंगे नए भाज्य और ये 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार और शेषफल क्या बचेगा 1। फिर a और q को छोड़ देंगे तो 2 और 1, तो यहाँ का हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर अंतिम भाज्य क्या आया 1, एचसीएफ क्या होगा 1, एचसीएफ क्या होगा इसका 1 आंसर, एचसीएफ हो जाएगा इसका 1, ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा 1, तो ये तो हो गया इसका एचसीएफ। अब देखिए, अब देखिए ये था 95 और 52, अब ये थोड़ा सा कई बुकों में मिसप्रिंट भी है, 52 की जगह 152 भी है, तो एक क्वेश्चन वो भी देख लीजिए, जब 95 तथा 152 हो, 95 और 152 हो, तो 152 आ जाएगा यहाँ पर और 95 यहाँ पर, तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा 100 a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा 152 और ये 95 इंटू क्यू, 95 का भाग अपन किस में देंगे 152 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो यहाँ जाएगा 95, कितना बचेगा 7 और यहाँ पर 5 और ये 0, तो भाग कितनी बार गया एक बार, शेषफल कितना बचा 57। अब a और q को छोड़ देंगे तो 95 यहाँ जाएगा और 57 यहाँ पर, अब 57 का भाग किस में देंगे 95 में, तो 57 एकम 57, कितना आएगा 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो भागफल गया एक बार, शेषफल कितना बचा 38। फिर a और q को छोड़ देंगे तो अपने पास 57 यहाँ जाएगा और 38 यहाँ पर, तो 38 का भाग किस में देंगे 57 में, कितनी बार जाएगा एक बार, तो यहाँ क्या बचेगा 9 और यहाँ पर 1, तो कितनी बार गया एक बार और शेषफल कितना बचा 19। अब इसको और इसको छोड़ देंगे, 38 और 19 में क्या लेंगे 38 और ये 19, तो 19 दूनी 38, शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो इस कंडीशन में 95 तथा 152 का जो एचसीएफ है लास्ट भाज्य कितना है 19, ये आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, अगर 95 और केवल 52 हो तब तो 1 से 1 आ जाएगा में से एचसीएफ, और यदि 95 और 152 हो तब एचसीएफ कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, यदि उनका एचसीएफ 30 हो तो एलसीएम क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1080, तो यह आपको पता होना चाहिए। दो संख्याओं और उनके लस और मैसे में एक संबंध आपको मैंने बताया था, क्या संबंध होता है वो संबंध होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम का गुणा, यानी दोनों संख्याओं के आपस के गुणनफल के बराबर
उन दोनों के लसागु और महसागु का गुणनफल होता है। अब देखिए पहली संख्या अपने को नहीं पता, दूसरी संख्या अपने को नहीं पता। अगर पता होता तो भी अपन क्या करते, पहली संख्या को लिखते इंटू दूसरी संख्या को लिखते, दोनों को गुणा करते, यही करते। लेकिन पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या थी इसका नहीं पता, लेकिन अपने को ये पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है और यही अपने को चाहिए। भाई फाइनली अगर संख्या भी होती तो गुणा करके गुणनफल ही तो लिखते हैं, तो अपनी तो एक स्टेप कम हो गई। अपने को तो क्या करना है, गुणा चाहिए तो गुणा के देर गया डायरेक्ट। तो इन दोनों संख्याओं के गुणा की जगह अपन क्या लिख देंगे 1080। दोनों संख्याओं का गुणा अपने को दिया हुआ है। साथ में इसने कहा है कि एचसीएफ 30 है, तो लसागु ज्ञात करो, लसागु का मतलब एलसीएम ज्ञात करो। तो ये 1080 बराबर यहाँ क्या लिख देंगे एलसीएम। एलसीएम के गुणा में कौन है 30, तो ये कहाँ जाएगा भाग में, 0 से 0 कट जाएगा। 3 एकम 3, इसको काटे तो 3 3 9, 1 बच गया, 3 6 18, 1 का बाद 36 में देंगे तो 36 बराबर एलसीएम, या एलसीएम बराबर 36 आंसर। इस प्रकार से हम लसागु निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी 3 चीज दे देगा और एक चीज पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें अपने को दिया हुआ है 441 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2। और ये कहा है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो देखो अगर 2 और 5 ही होता केवल, तब तो अपन क्या कहते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें गुणा में 7 की घात भी आ रही है। अदर डिजिट के आते ही ये शांत से किसमें परिणित, किसमें चेंज हो गया, अशांत में। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, या जैसा इसने कहा है अनवसानी आवर्ती है। अनवसानी आवर्ती बोल दो चाहे अशांत बोल दो, एक ही बात है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 और यह है क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। तो उसमें आपको बताना है, एक संख्या दी हुई है और आपको यह बताना है कि उसका जो दशमलव प्रसार कह रहे हैं अपन, तो दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद में, दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद में शांत होगा, या यह कहें कि अंत होगा। तो 43/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, यह अपने पास एक परिमेय संख्या दी हुई है। अब 2 की घात आ रही है, 5 की घात आ रही है, इससे यह तो जाहिर होता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव प्रसार है। यह तो क्लियर हो जाता है। लेकिन अपने को यह बताना है कि जो दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव के कितने अंकों के पश्चात वह शांत होगा, यानी कि दशमलव के कितने अंकों के पश्चात इसका अंत होगा, ये एंड होगा। तो देखिए दशमलव प्रसार निकाल के देखना पड़ेगा। तो 43/2 की घात 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 की घात 3 है। अब देखो ये घात क्या होनी चाहिए, सेम, तभी अपन इसको क्या कर सकते हैं 10 की घात के रूप में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि घात उसमें क्या होनी चाहिए, आधार तो अलग अलग ही होंगे हमेशा, क्योंकि 2 और 5 होंगे तभी तो 2 पंजे 10 होगा, आधार तो अलग अलग होगा, लेकिन घात क्या होनी चाहिए सेम। तो देखो हम घात को कम नहीं कर सकते, यानी अगर अपन ये करना चाहिए कि 5 की घात 3 है, इसको 5 की घात क्या करते 2, और ये 2 की घात 2 है, तो घात को कम नहीं कर सकते, हम घात को बढ़ा सकते हैं। यानी ये 5 की घात 3 है, ये 2 की घात 2 है, तो कम कौन चाहिए 2 की घात 2। तो 5 की घात 3 को तो 2 की घात 2 की तरह 5 की घात 2 में नहीं बदल सकते, लेकिन 2 की घात 2 को 5 की घात 3 की तरह पर बढ़ा जरूर सकते हैं, यानी कि अपने को गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 1 से एक्स्ट्रा। तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया 2 की घात 1, बाकी तो पहले से आ रहा था, तो जो एक्स्ट्रा किया वो ऊपर भी कर देंगे जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो 43 इंटू 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2 ही होता है, और नीचे क्या हो जाएगा ये 2 की घात 2 और 2 की घात 1, गुणा में जब आधार समान और घात अलग अलग हो तो दोनों घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3 और ये 5 की घात 3। आगे इसको देखें तो ये 2 3 6 और 2 चौके 8, कितना हो गया 86, और नीचे हो जाएगा ये 10 की घात 3। इसको आगे हल करें अपन तो ये हो जाएगा 86/10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 86/10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 1000। अब देखो यहाँ पर कमाल की बात यह है
कि नीचे जीरो कितनी है 3 और ऊपर अपने पास अंक कितने हैं 2, जबकि ऊपर अंक कितने छोड़ने हैं दाईं तरफ से 3 अंक, तो एक अंक की कमी हो रही है। जहां अंक की कमी हो वहां पर उस अंक की कमी को पूर्ति कौन करता है 0। तो देखो 6 8 और एक अंक की कमी पड़ रही है तो यहाँ 0 लगाने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 86 था और अभी भी 86 है, क्योंकि पहले 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 3 1 2 3 ये 10 लो, तो 0.086 यहाँ पे 10 0 लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो भी कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार से ये इसका दशमलव प्रसार। तो दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, तो यहाँ लिख देंगे दशमलव के 3 अंकों पश्चात अंत होगा किसका दशमलव प्रसार। ये यहां पर आंसर यहां लिख देंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको सबसे न्यूनतम संख्या बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं जिससे कि √27 है वो क्या बन जाए एक प्राकृत संख्या बन जाए, वो क्या बन जाए एक प्राकृत संख्या। तो देखिए √27, तो देखो इसमें जैसे एक ऑप्शन दे रखा है अपने को 3, तो 3 से तो अंडर की संख्या गुणा होगी नहीं। अगर गुणा करना भी चाहे तो इसको केवल 3 √27 से लिख सकते हैं, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो जो विदाउट रूट की संख्या है, कंप्लीट जो इंटीजर है, उनको तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा अपने पास एक तो बचा है √3 और एक बचा है 3 तो देखो √27 को यदि अपन गुणा करें √3 से, तो अंडर की संख्या से गुणा हो सकती है। तो √27 81 और 81 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 9, और 9 को अपन लिख सकते हैं 9/1 यानी p/q। और वैसे भी देखा जाए तो 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं अपने क्या होती है प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें ये तो बताना नहीं कि परिमेय क्या, परिमेय तो बटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो 9 आ गया। 9 क्या होता है 1 to ∞ में शामिल है, जो 1 to ∞ जो सेट है ग्रुप है उसमें शामिल है, और ये क्या है एक प्राकृत संख्या है। तो ये अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राकृत संख्या। लेकिन एक ऑप्शन और अपने पास √27 × 3 √3, इसमें अपन ये कर सकते हैं √27 को √3 से गुणा करें तो √81 इंटू में क्या है 3, √81 का मान कितना हो गया 9 × 3 कितना हो गया 27। भाई √27 को ये भी तो गुणा में है, तो √27 को √3 से क्या √81 गुणा में 3, √81 का 9 × 3 27। तो यहाँ भी ये भी क्या है 1 to ∞, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं प्राकृत संख्याएं उनके ग्रुप में शामिल है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, अपने को इसने ये कहा था कि सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे गुणा किया जाए। तो यहाँ पर √3 और 3 इन दोनों में न्यूनतम यानी कम मान वाली संख्या कौन सी है √3, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है और ये 3 × 1.732 है, तो ये क्या हो गया इससे बड़ा मान हो गया। तो न्यूनतम संख्या कौन सी हुई √3। तो इसका आंसर क्या होगा √3 न्यूनतम संख्या। हालांकि दोनों से आ रही है प्राकृत संख्या, लेकिन सबसे न्यूनतम संख्या की बात करें तो √3 आएगी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दो संख्याएं हैं, उन दोनों दो परिमेय संख्याएं हैं, उन दोनों परिमेय संख्याओं के लिए HCF व LCM क्या है बराबर है, तो वह संख्या कैसी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याएं हैं अपने पास, उन दोनों परिमेय संख्याओं का HCF और LCM क्या है बराबर है, तो वे संख्याएं कैसी है। समांतर दे रखा है, प्रतिच्छेदी दे रखा है, समान दे रखा है, तो इसका आंसर सही क्या होगा समान या बराबर संख्याएं, समान या बराबर संख्याएं। यानी कि अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का HCF और LCM में से और लेस से बराबर होता है, तो वे दोनों संख्याएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है। तो दोनों संख्याएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें आराम से इसका जवाब हो जाएगा कि वो संख्याएं कैसी हैं समान है या बराबर है। अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास दो संख्याएं हैं a और 18। एक संख्या तो क्या है मैथमेटिकल रूप में 18 और एक संख्या अलजेब्रिक रूप में यानी बीजगणितीय रूप में है स्मॉल a। इन दोनों संख्याओं का अपने पास एलसीएम दे रखा है 36 और एचसीएफ दे रखा है 2। तो ये कह रहा है a ज्ञात कीजिए, यानी a क्या है संख्या है, यानी संख्या का मान पूछा है कि क्या होगा। तो देखो
अपना सूत्र क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर उनका HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या यहाँ पर क्या है A इंटू दूसरी संख्या अपने पास क्या है 18। एक संख्या तो है A और दूसरी संख्या अपने पास क्या है 18 है। LCM अपने को दे रखा है कितना 36 और HCF कितना दे रखा है 2। LCF 2 दे रखा है, LCM कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो क्या क्या है A का मान ज्ञात करो। A मींस फर्स्ट नंबर यहाँ पर इसने क्या कर दिया अननोन कर दिया। ये मैंने आपको पहले बताया था कि 1 2 3 4 4 भाग है सूत्र के, इन 4 में से कोई भी 3 दे करके आपसे एक पूछा जा सकता है, वो सिंपल होता है। तो यहां से अपन A का मान निकालें तो A बराबर लिखते ही जो इधर है वो तो ऐसे कैसे 2 इंटू 36। अब A के गुणा में कौन है 18, तो 18 आ जाएगा इसके बाद में 18 एकम 18 18 दूनी 36। A बराबर 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 बटे में 1 है, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही रहेगा। इस प्रकार A का मान कितना आ जाएगा 4। अब यदि 4 और 18 का आप HCF निकालोगे तो 2 आएगा, LCM आएगा तो LCM निकालोगे तो 36 आएगा। ये जांच आप करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक बताइए। ये कह रहा है कि n क्या है एक प्राकृत संख्या है, n बराबर क्या दिया हुआ है एक प्राकृत संख्या। कि n एक प्राकृत संख्या है तो आपको बताना है 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक क्या होगा, वो इकाई का अंक आपको बताना है। तो देखिए n एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है, प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, तो अपन कहेंगे कि नंबर विच गोइंग 1 टू इन्फिनिटिव, यानी कि जो नंबर है वो क्या है वो 1 से अनंत तक चले, 1 से अनंत तक गतिशील रहे, यानी 1 से लेके अनंत तक संख्याओं का जो समूह होता है उस समूह को ही अपन क्या बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समूह या सेट के रूप में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यानी प्राकृत संख्या होती है इस प्रकार से n बराबर 1 2 3 और लास्ट में अपन लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। ये जो समूह होता है ये क्या कहलाता है प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं n बराबर 1, तो 6 की घात n की जगह 1 माइनस 5 की घात 1, तो 6 की घात 1 होल करें तो 6, 5 की घात 1 होल करें तो 5, 6 में से 5 गया 1। फिर अपन ले लेते हैं n बराबर 2, तो 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 की घात 2 का मतलब 6 इंटू 6 36, 6 दूनी 12 मत कर देना। 6 की घात 2 जिस संख्या पर जितनी घात हो उसको उतनी बार लिख करके आपस में गुणा करो, तो 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, तो 36 माइनस 25 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 11। एक चलो और ले लो n बराबर 3, तो 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, तो 6 की घात 3 का तो 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 36 36 के 216 माइनस 5 इंटू 5 25 25 25 125 125 आ गया। अब इसको भी घटाओ, 6 में से 5 गया 1, फिर 1 में से 2 नहीं जाता है 9, फिर 2 में से 2 ये 0, कितना आ गया 91, तो 91 आ गया। अब तीनों कंडीशन में देखो, जब आपने प्राकृत संख्या 1 ली तो भी इकाई अंक क्या आया 1, फिर आपने 2 ली तो भी इकाई अंक क्या आया 1, फिर आपने 3 लिया तो भी इकाई अंक क्या आया 1। यानी इन 3 एग्जाम्पल हमने लिए, इनसे स्पष्ट होता है कि n यदि कोई प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक सदैव, इकाई का अंक सदैव क्या होगा 1 होगा आंसर। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है यदि P अपॉन Q, यदि P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0। ये कह रहा है यदि P अपॉन Q एक प्राकृत संख्या है जहां Q इज नॉट इक्वल 0, तो Q पर क्या प्रतिबंध है जिससे कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो शांत हो। Q पर वो क्या प्रतिबंध है, तो यहां पर लिखेंगे Q पर प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध के रूप में अपन क्या लिखेंगे, Q के
अभाज्य गुणनखंड सदैव 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में होने चाहिए, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि एक संख्या दी हुई है, एक संख्या अपने को दी हुई है, संख्या है 2√45 प्लस 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। इसको सरल करके ये बताना है कि इट इज ए रेशनल नंबर और इट इज ए इरेशनल नंबर, कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यह आपको इसमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले 2√45, तो अपन इसको हल करें तो 2 और √45 है, तो 45 की क्या कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें, अभाज्य गुणनखंड। तो 45 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर 15 में 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 में 5 का देंगे 1 बार, तो 3 आ गया, प्लस 3, फिर √20 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग देंगे 10, फिर 2 का देंगे 5 और फिर 5 का, अपॉन नीचे क्या है 2√5, 5 के अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं, 5 का 5 ही रहेगा। अब देखिए 2, अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर देखिए तो इसका जोड़ा बनता है, इधर इसका जोड़ा बनता है, तो इस जोड़े जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं सिंगल के रूप में। तो 3 को बाहर निकालेंगे तो ये 3 बाहर आ गया, तो ये 23 नहीं होगा, पहले से जो संख्या है उसके किस रूप में आएगा, गुणा के रूप में। तो ये 2 × 3 हो गया, अंदर क्या बचा, √5। फिर देखिए प्लस ये 3, यहाँ भी ये 2 बाहर निकल जाएगा इंटू 2, और यहाँ क्या बचेगा √5 अपॉन 2 √5। अब देखिए ये हो गया 2 × 6 √5 प्लस 6 √5 अपॉन 2 √5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके अपने पास, या तो इनको जोड़ दो 6 6 12 √5, या फिर ऐसा करो कॉमन ले लो, 6 √5 पहले पद में भी है, 6 √5 दूसरे पद में भी है, तो 6 √5 ले लेता हूं मैं कॉमन। तो 6 √5 का भाग 6 √5 में देंगे तो क्या बचेगा 1, प्लस 6 √5 का 6 √5 में देंगे तो 1, और नीचे क्या है 2 √5। तो ये 6 √5 तो ऐसे कैसे, और ब्रैकेट में क्या बच गया अपने पास 1 रेख 2, और नीचे 2 √5। अब देखो ये गुणा में ऐसा रहे और ये गुणा में, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, क्या बचेगा 6/1, और 6/1 को क्या लिख सकते हैं P/Q, और यदि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन नंबर था 12। तो अपन विविध प्रश्नमाला के 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चनों के लिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास, और थैंक यू, वेलकम। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.